नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं विद्या अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल ये 7 बजे का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग करंज वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और करंज वनस्पति आप लोग को मालूम है कि किसी को जमाई बहुत ज्यादा आ रही है, यॉर्निंग हो रहा है, तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से किसी को हाइड्रोसिल हो गया तो इसके पत्तों को बांधते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शोथग्न भी है, ग्रंथि का पाचन भी करता है, कृमिघ्न भी है। इसी को हम और विस्तार से पढ़ते हैं। और आप लोग के जो अनुभव है इसके करंज तेल का या करंज का, वह आप लोग भी जरूर बताइए। और हम इसको पूरा विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चर्चा होती है वह सभी वैद्य लोगों को जरूर फायदा ही करता है। तो करंज वनस्पति अगर हम लोग देखें तो यह चरक संहिता में कंडुग्न गण, जो खुजली कम करने वाला गण है, चरक संहिता में जो चौथा अध्याय षड विरेचन क्षति अध्याय, उसमें गण बताए हैं चरक संहिता में। तो उसमें कंडुग्न गण में इसका उल्लेख किया गया है। तो कंडुग्न गण मतलब खुजली ठीक करता है। तो किसी को भी खुजली बहुत हो रही है, ईचिंग हो रही है, एलोपैथी में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करने वाली दवाइयां देते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। आयुर्वेद की इतनी अच्छी दवाई है, जितना नीम का महत्व है उतना ही करंज का महत्व है। अगर हमने इसका तेल या इसका स्वरस को अगर हमने लगा दिया जहाँ खुजली बहुत आ रही है, तो इचिंग को ठीक करता है। भले वो सोरियासिस हो या कोई और कारण से, कफ और क्लेद की वजह से अगर जहां पर भी, या रस दुष्टि की वजह से अगर बहुत ज्यादा खुजली आ रही है, तो ये कंडू को ठीक करता है। इसी तरह से चरक संहिता में विरेचन वाले गण में जो अपामार्ग तंडुल्य अध्याय है, दूसरा अध्याय सूत्र स्थान में, उसमें विरेचन के गण जो बताए हैं उसमें भी इसका उल्लेख है। तो अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये अच्छे से विरेचन भी करता है, मात्रा के हिसाब से ज्यादा दिया जाए तो। उसी तरह से तिक्त स्कंद में इसका प्रयोग है और उल्लेख है, और कटु स्कंद में इसका उल्लेख है। उसी तरह से सुश्रुत संहिता में आरग वदादि गण, फिर वरुण आदि गण, अर्क आदि गण, श्यामादि गण, शिरो विरेचन गण और कफ संशमन गण में इसका उल्लेख है। और कुल देखे तो ये शिम्बी कुल में होता है। अगर हम लोग इसका लैटिन नेम देखें तो पोंगेमिया ग्लैब्रा, ऐसे इसको लैटिन नेम रहता है। और करंज जो है इसको हम करंज बोलते हैं। रात को फूल आता है इसलिए इसको नक्तमाल, नक्त मतलब रात को, रक्तमाल रात को फूलने वाला, ऐसा नक्तमाल बोलते हैं। गुच्छ पुष्प बोलते हैं क्योंकि गुच्छे में इसके फूल आते हैं। घृतपुर, इसके जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते तो ऐसे स्निग्ध रहते हैं, लेकिन इसके बीज जो रहते हैं उससे घट्ट तेल निकलता है, इसलिए इसको घृतपुर, वो भी घी जैसा तेल निकलता है उसकी कंसिस्टेंसी जैसा। उसी तरह से पत्र को स्निग्ध पत्र भी बोलते हैं, नक्ताव्य बोलते हैं, पुष्प गुच्छक बोलते हैं, प्रक्रिय बोलते हैं, इसको हम चीर बिल्व भी बोलते हैं, पुति पर्ण भी बोलते हैं, वृद्ध फल बोलते हैं, रोचन बोलते हैं और नक्त बोलते हैं। और इसको अगर अलग अलग भाषा में देखें तो हिंदी में डिठौरी नाम का वनस्पति बोलते हैं, गुजराती में देखें तो करंज बोलते हैं, उसी तरह से तेलुगु में कानगू बोलते हैं, उसी तरह से मलयालम में इसको पोन्नाम बोलते हैं। अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग बोलते हैं। अगर हम इसका देखें तो इसके जो वृक्ष होते हैं मध्यम आकार के होते हैं,
8 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं। पत्ते जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ऐसे कोमल कोमल पत्ते आते हैं, हरे रंग के होते हैं। उसी तरह से एक डाली में 5 से 7 संख्या में आते हैं और 5 to 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फूल जो रहते हैं वह गुच्छे के रूप में आते हैं और 1.25 सेंटीमीटर लंबे नीले रंग के फूल आते हैं करंज के। इसी तरह से इसमें पुम केसर भी रहते हैं। पुम केसर जो पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं वो 15 से 17 ऐसे रहते हैं और उसमें से 10 पुमकेसर जो रहते हैं वह मध्यम आकार के और जमीन पे गिरते हैं और फिर उससे मतलब ओवल्यूशन जो होना चाहिए वो होता है। उसी तरह से इसके जो फल होते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, चपटे होते हैं, अंडाकृति के होते हैं। उसी तरह से इसके बीज भी आते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं। तो एक फल में एक एक बीज होता है और एक बीज 1.25 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबे तक हो सकते हैं और उसमें तेल भरा होता है। तो वो बीज को पीस के, जैसे हम लोग तिल को पीस के तेल निकालते हैं, सरसों को पीस के तेल निकालते हैं, वैसे करंज को पीस के करंज का तेल बनाते हैं। ये इतना बढ़िया कृमि न होता है, अगर इसकी बस्ती दे दिया जाए तो जितने भी कृमि है पेट में वह सब निकल के आ जाते हैं। बच्चों को इसका प्रयोग करते हैं करंज तेल का, या स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग करते हैं। कंडुग्न तो है ही, जो कंडुग्न दवाइयां होती है वो कुष्ठग्न होती हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर निघंटु में देखें तो 4 प्रकार के वनस्पतियों का उल्लेख है। एक करंज है, एक पूती करंज है, एक चीर बिल्व है और एक करंजी है। ऐसे 4 प्रकार के हैं। और ये पूरे अगर हम लोग देखें तो मध्य और दक्षिण भारत में, श्रीलंका में ये बहुत ज्यादा वनस्पति पाए जाते हैं। उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन यह मध्य भारत में और दक्षिण भारत में ये ज्यादा पाया जाता है। इसका अगर हम लोग गुण देखें तो ये लघु और तीक्ष्ण है। रस देखें तो तिक्त कटु कषाय रसात्मक है। विपाक इसका कटु है, पेट में एक बहुत तीखा हो जाता है कटु रस का। वीर्य इसका उष्ण है, उष्ण वीर्य होने की वजह से कफ वात शामक है। ज्यादा मात्रा में लेने से पित्त वर्धक है और कफ वात जन्य विकारों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। इसके जो छाल होते हैं और पत्ते होते हैं, बीज होते हैं, ये सब जंतुघ्न है। एंटीबायोटिक का काम करते हैं, एंटीवायरल का काम करते हैं और वर्म्स को भी दूर करते हैं। और कंडुग्न होते हैं इसके छाल, बीज और पत्ते। उसी तरह से शूलनाशक होते हैं। बीज का तेल जो होता है वो कृमिनाशक होता है, व्रण का रोपण करता है, हीलिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वेदना स्थापक होता है, पेन किलर के रूप में भी इसका तेल का प्रयोग करते हैं। और जितने भी चर्म रोग हैं, कुष्ठ है, उन सब में इसका प्रयोग करते हैं। व्रण में भी इसका प्रयोग करते हैं तेल का। वात व्याधि में तेल का अभ्यंग करने से वेदना शमन होती है। पत्तों का पोल्टीज बनाते हैं या फिर हम लोग पत्र पोटली स्वेद में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जितने भी गांठी वगैरह है उससे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पत्तों का पोल्टीज अगर बांध दिया जाए जख्म में तो जो मैगोट्स या कीड़े होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। इतना बढ़िया ये काम करते हैं केवल बांधने से, पोल्टीज टाइप बांधने से। और अगर यहाँ पे इंद्रलुप्त अगर हो गया है, मतलब एलोपेशिया एराटा, कहीं पर बाल निकल गए हैं और वहां पे चाबी लगने जो बोलते हैं, मतलब कुछ बाल सिर में निकल गए, इंद्रलुप्त, तो स्काल्प में इन्फेक्शन होने की वजह से बाल उड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो वहां पर इस पे इसके जो फूल हैं उसको पीस के और लगा देते हैं, तो फिर वो इंद्रलुप्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पत्तों को गर्म करके बांधते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जहाँ पे इंद्रलुप्त है पहले तेल लगाना है और उसके बाद वो रेड 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 हो जाएगा। जैसे हम जेपाल का प्रयोग करते हैं वहां लगाने के लिए, वैसे हम इसके तेल का भी प्रयोग करते हैं। फूल को पीस के लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पत्तों को फिर बांध देते हैं। उसी तरह से व्रण चोथ में पत्तों का लेप करते हैं पीस के। शिरो रोग में विरेचन नस्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो हर तरह का शिरो रोग, जैसे कफज, ये प्रतिशाय है, फिर कफज शिराशूल है, शिरो गौरव है, उसमें हम नस्य करते हैं तो तीक्ष्ण होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, तिक्त कटु कषायरसात्मक होता है, पूरा शिरो विरेचन कर देता है। इतना बढ़िया ये तेल होता है इसका। पाचन संस्थान में देखें तो ये दीपन पाचन करता है कटु और तिक्त रस की वजह से। उष्ण तीक्ष्ण होने से भेदन कार्य करता है, मतलब पेट को अच्छे से साफ कर देता है। विरेचन करता है, क्योंकि विरेचन के गण में इसका उल्लेख किया गया है। उसी तरह से कृमिघ्न है और यकृत को उत्तेजना देता है। अग्नि मांद्यता में काम करता है। पचन संस्थान का रोग में काम करता है। विबंध है, उदावर्त है, गुल्म है, कृमि रोग है। वाग्भट में बोला है कि करंज पल्लवान खाद्येत वार्त वर्चोनुलोमनान, मतलब करंज पत्ते को खाने से वात और वर्च, मतलब अपान वायु और मल,
ये अनुलोमित हो जाता है। और अ, अगर हम इसका पत्ते और छाल का रस अगर बना के दें, पत्तों का या छाल का रस दें, स्वरस दें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कृमि में बीज का तेल का हम बस्ती देते हैं या पीने के लिए देते हैं तो कृमि मर जाते हैं। उसी तरह से रक्तवा संस्थान में देखें तो यह तिक्त रस की वजह से रक्त का प्रसादन करता है, उष्ण गुण से सूज का नाश करता है। और रक्त विकारों में और सूज में इसका प्रयोग करते हैं, स्वेलिंग अगर आया है तो। आम बात में भी इसका बाह्य पत्तों को पत्र पोटली स्वेद या सेकने के लिए या बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा, सरसों के तेल में भून के या महानारायण तेल में भून के इसके पत्तों को वहां लगा देते हैं, बांध देते हैं घुटनों में। तो बहुत अच्छा पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। श्वसन संस्थान में देखें तो ये उष्ण वीर्यात्मक है, कटु विपाकी है, तो उससे ये कफग्न कार्य करता है। कासहर है, तो कफजन्य कास में जहाँ पे कफ निकल रहा है, तो आजकल जो एलोपैथी का कफ सिरप दिया जा रहा है, उससे अच्छा अगर करंज का प्रयोग किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा कफग्न कार्य की वजह से। और जो वुपिंग कफ होता है, जिसको हम कुकुर खांसी या डांगिया खोखला जैसे देखो मेरे को भी आ रहा है कफ वाला खांसी, इसमें अगर करंज का प्रयोग करें, काढ़ा बना के प्रयोग करें तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। जो वुपिंग कफ होती है, काली खांसी, कुकुर खांसी या डांगिया खोखला, उसमें इसके अगर हम लोग बीज की माला बना के और गले में धारण करें तो उसका प्रभाव से, वो मतलब प्रभाव से वो खांसी वुपिंग कफ पूरी तरह से ठीक होता है केवल माला पहनने से। और मूत्र संस्थान में क्योंकि यह थोड़ा सा ये होता है, लवण रसात्मक भी होता है और उष्ण होता है, तो मूत्र का प्रमाण को नॉर्मलाइज करता है। तो इसलिए प्रमेह में इसका प्रयोग करते हैं, इक्षुमेह में इसके फूल का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि कषाय रसात्मक है, सॉरी मैं लवण बोला, लवण नहीं है, कषाय रसात्मक होने की वजह से मूत्र का प्रमाण को कम करता है, क्लेद को कम करता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, हस्ती में है या प्रमेह है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, तो ये कषाय रसात्मक, क्योंकि इसका रस है तिक्त कटु कषाय, लवण नहीं होता है, वो बोलने में गलती हो गया। तो ये कषाय रस की वजह से यह मूत्र को प्रमाण को नॉर्मल करता है, मूत्र की शुद्धि कर देता है। अगर हम लोग देखें तो गर्भाशय का शोधक करता है। तो अगर किसी को मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो इसका अगर हम लोग काढ़ा बना के सुबह शाम दें तो मेंसेस खुल के आते हैं, गर्भाशय की शुद्धि, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा कर देता है, साफ करता है। क्योंकि कुष्ठग्न कार्य है, तो वहां की जो अंदर की जो लेयर है मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, उसकी भी शुद्धि कर देता है, इसलिए इसको गर्भाशय शोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। कुष्ठग्न है तो यह ना हर तरह के स्किन डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करते हैं, क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ, हर जगह में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर मेदोभूयिष्ठ व्रण है तो करंज तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से इसका छाल का प्रयोग होता है, पत्तों का प्रयोग होता है, फूल का प्रयोग होता है, बीजों का प्रयोग होता है। इसके पत्तों का रस 6 से 12 मिलीलीटर ml उतना देते हैं। फूल का रस 6 ml तक देते हैं, 6 से 12 ml तक देते हैं। बीज का चूर्ण 1 से 3 ग्राम के मात्रा में देते हैं। और इसका करंजादि चूर्ण आता है, करंजाद्य घृत आता है, करंजादि तेल आता है। ये कफग्न है, वातग्न है, कफ वातग्न है। और ये मेद धातु, रक्त धातु, प्लीहा रोग और मेदों के मेद से दूषित जितने भी बीमारियां हैं, मेदोवत प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब प्रमेह है या फिर स्थौल्यता है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। पुरीश का ये भेदन करता है, विरेचन कार्य करता है, वो भी भेदन करके तो पेट को अच्छे से साफ कर देता है। और यह दीपन पाचन कार्य करता है। और दूसरा है कि उपनयन संस्कार पहले जब होता था तो फिर क्या करते थे कि शौर कर्म जब करते थे, मतलब दाढ़ी मूछ जब पूरा ऐसे टकला कर देते थे, तो शौर कर्म होने के बाद करंज बीज का लेप लगाते थे, ताकि कोई मतलब एक तरह से इन्फेक्शन से बचाना है। दाढ़ी मूछ वगैरह निकालते थे उपनयन संस्कार में, जब जनेऊ पहनाने का जो संस्कार होता है, तो करंज का बीज का लेप लगाते थे, तो उसका फायदा बहुत अच्छा होता था। बाद में फिटकिरी वगैरह लगाने लगे शेविंग के बाद, लेकिन करंज बीज का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि अगर बाल छिल रहे हो, कहीं कट लग गया या कुछ उत्तरा लग गया, तो फिर ब्लीडिंग होने का चांस होता है, इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उसको बचाने के लिए करंज बीज का लेप लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव है और कार्य है जंतुघ्न कार्य, कृमिघ्न, तो इसलिए बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा इसका अगर हम लोग देखें भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया है कि करंजा कटुक तीक्ष्णो वीर्योष्णो योनि दोषरित,
योनि दोषों में भी बहुत अच्छा काम करता है। वीर इसका उष्ण है, कटु और लघु है, तीक्ष्ण है। कुष्ठोदावर्त गुल्माशो, कुष्ठ व्याधि, उदावर्त, गुल्म, अर्श व्याधि, व्रण, कृमि, फिर कफापहा, तत्पत्रम कफ वातार्श, कृमि शोथारम परम। ये इसके पत्ते हैं, कफ और वायु और अर्श को ठीक करते हैं, कृमि को दूर करते हैं, शोथ को दूर करते हैं इसके पत्ते। फिर बोला है कि तत्पत्रम भेदनम कटुकम पाके वीर्योष्णम पित्तलम लघु। जो इसके पत्ते हैं वो भेदन कार्य करते हैं, उसका स्वरस दे दिया जाए या क्वाथ दे दिया जाए। और कटु विपाक के होते हैं, वीर्य उष्ण होता है, और ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए, अगर हमने 100 ml दे दिया, ज्यादा मात्रा में दे दिया तो पित्त बढ़ाता है, एसिडिटी करता है, क्योंकि उष्ण है बहुत ज्यादा। तत्फलम कफ वातग्नम मेहार कृमि कुष्ठजित। उसके फल जो है कफ और वायु को दूर करते हैं, मेह को दूर करते हैं, अर्श को दूर करते हैं, कृमि को और कुष्ठ को ठीक करते हैं। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में तो बहुत अच्छा बताया है कि करंज तेलानी तीक्ष्णानि लघ्युष्ण वीर्यानि कटुनी कटु विपाकानि तरान्य नील कफ कृमि कुष्ठ प्रमेह शिरोरोग हरानी च। मतलब भाषा अलग है, शब्द अलग है, लेकिन वही चीज बोल रहे हैं कि तीक्ष्ण और लघु होता है, उष्ण वीर्य का होता है, कटु विपाक का होता है, कटु रस का होता है, और यह सर गुणात्मक पेट साफ करने वाला होता है। वायु और कफ को दूर करता है, कृमि रोग, कुष्ठ प्रमेह और शिरो रोग को दूर करता है। कैदेव निघंटु में भी यही चीज है, शब्द अलग है लेकिन यही चीज है। करंजो नक्तमाला स्याद नक्ताव्यो गुच्छ पुष्प का घृत पूरा स्निग्ध पत्र प्रक्रिया पुष्प मंजरी करंजा कटुका पाके रसे तिक्त कषाय का कटको गुण तीक्ष्णो वीर्योष्णो विनियच्छति वलास तिक्त कुष्टाशो में हो दर्भरण कृमिन तन पत्रम कटुकम पाके रसे दीपन पाचनम कफ वातापहम शोथ विशार्षः कृमि कुष्ठजित। वही वही चीजें बताई हैं, लेकिन कुछ शब्द इधर उधर करके वही चीज बताया। धन्वंतरी निघंटु में भी बताया, करंज च उष्ण तिक्त स्यात् कफ पित्तास्त्र दोषजित उष व्रण प्लीह कृमिन हंति भूतग्नो योनि रोग। भूतग्न बताया है, मतलब भूत प्रेत का जहाँ साया है वहां पे करंज लगा दीजिए तो वह दूर हो जाएगा। और भूत मतलब जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उन पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और करंज फलम जंतु प्रमेह जित, जंतुओं को दूर करता है, प्रमेह को ठीक करता है। रुक्षोष्णम कटोकम पाके लघु वात कपापाम। ये सुश्रुत संहिता में 46 अध्याय में बताया है कि ये लघु है, वात और कफ को दूर करता है। अभी आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। आप लोग करंज पे कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए। आदरणीय अनुरिता मैडम, आप बोलिए करंज पे कुछ। सर आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है सर, मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट ऑयल है ये। आपने इतना सुंदर ग्रंथोक्त ये आधार दे के बताया सर, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। बट बिलीव करेंगे सर, इसका जो रसवीर्य विभाग से तो कार्य करता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है, जो ग्रंथों में बताया, वो एक्चुअली व्रणघ्न ही है। और व्रणघ्न में भी इसका पर्टिकुलर कार्य जो है, बिलीव मी सर, जो फ्लिकी सोरियासिस है, या जहाँ पे जिसे बोलते हैं वुंड हील नहीं हो रहा है, फिर वो कोई भी वुंड रहने दीजिए, वो आपका, जैसे आपने बताया कि अल्बिकांस है, या आपका जो डैंड्रफ वगैरह है, या हेयर के फॉलिकल्स है सर, ये इन चीजों में तो काम करता है, ये वेरी वेल नोन है। लेकिन मैं करंस तेल को गैंग्रीन रिवर्सल प्रोग्राम में यूज करती हूँ। अनहेल्दी वुंड्स आफ्टर रेडियोथेरेपी, जो ओरल कैंसर या बाकी किसी कैंसर केस में वुंड, ब्रेस्ट वुंड या ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर फट गया है, या फिर वुंड हील नहीं हो रहा है, वुंड का जो ये रहता है, स्टिचेस रहता है, वो अनहेल्दी वुंड होने की वजह से उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है, और फिर वो आ गया है। मतलब बहुत अनहेल्दी वुंड में भी मैंने करंज तेल को यूज किया है। इसका कफग्न कार्य सच में सर क्रूबिग्न भी कार्य करता है। और दूसरा चीज ये, मतलब वात और कफग्न रिजल्ट्स की वजह से कई लोग इसको, मतलब मैंने कभी बस्ती नहीं दिया है सर, लेकिन जब आपका वातिक पेन है तो इसका एक ग्रंथ में 120 100 ml, या फिर जो योग बस्ती है हमारे, उस इसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने बस्ती में यूज नहीं किया है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बहुत हाई डोसेस पे यूज करती हूँ। मतलब ये कि जब तक पेशेंट का मतलब एक बार ग्रेन्युलेशन आ गया, या फिर एक बार इन्फेक्शन अपने कंट्रोल में, आप उसको इंटरनली सूक्ष्म फला दे रहे हैं, गंधक रसायन दे रहे हैं, या बाकी के जो भी आरोग्यवर्धी सारी जो नॉर्मल चीजें हैं, व्रणघ्न, ये सारी चीजों के साथ में अगर आप इसका सिर्फ ओपन गॉज गॉज पीस गीला करना है करंज तेल में, और उसका
आपने, और कोई वुंड को कवर नहीं करना है। मैं गलती से सर कल परसों का भूल गई केस डालने का, आज बहुत अच्छा उसको ग्रेन्युलेशन आया, गैंग्रीनस वुंड जो हमने रिवर्सल किया उसमें। लेकिन जहाँ पे पस बहुत सीक्रेट हो रहा है, फाउल स्मेलिंग है और दूषित रंग की ऐसी अवस्था की जहाँ पे सीरियस फ्लूइड है, वहां पे आई ऑलवेज से कि करंज तेल थोड़ा थिक होता है, इसका कंसिस्टेंसी बहुत थिक होता है और इतना कड़वा रहता है कि आप करंज तेल, करंज के पेड़ के नीचे से भी जाएंगे ना, तो भी इसके पत्ते, इसकी फूल और इसकी जो बीज रहती है उसकी महक इंसान के नाक में है। तो इसकी वजह से इसका जो तिक्त रस है बहुत अच्छा प्राणक का कार्य करता है। सर मैंने इसका नस्य दिया है, और मैंने इसका नस्य दिया है साइनोसाइटिस में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। मतलब बहुत सीवियर ऐसे कि पस वगैरह, फाउल स्मेलिंग जो हमारे यहाँ पे एक कंडीशन बताई ना जिसमें बहुत गंदी महक आती है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने इसका नस्य दिया। अदरवाइज मैं इसका ड्रेसिंग के लिए, हीलिंग वुंड के लिए, कैंसरस वुंड के लिए, पूती गंध जहाँ पे भी है और ग्रेन्युलेशन अगर जल्दी नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है सर इसका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। लेकिन आपने जो ये बताया लेप और इसका, ये उल्लेख मेरे पास में नहीं था। करंस बहुत इजीली मिल जाता है। आज के बाद में मैं इसका इस्तेमाल एरंड पत्र और पत्र पोटली जो यूज होता है, या फिर बाकी के जो हम निगुड़ी पत्र और एरंड पत्र के साथ में मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगी। बहुत अच्छे से आपने बताया सर। बस इसके बीज के तेल का मुझे, क्योंकि ये तेल बनाने में थोड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से मैं जीएमपी सर्टिफाइड जो भी कंपनी है उन्हीं से लेती हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका बस्ती का या नस्य का या और कोई इसका रिजल्ट। एक और चीज सर, ये केमोथेरेपी के बाद में पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड्स है, मतलब आईलैशेस जो वहां के बाल निकल जाते हैं, अलोंग विद एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, जो बाल हम लाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, वहां पे इसका आप एक दिन जो भी है 12 घंटे इसको लगा के रात भर छोड़ दीजिए। यू विल सी कि डैंड्रफ का हीलिंग बहुत अच्छा होता है, इन्फेक्शन बहुत अच्छा हील होता है। और सबसे मेन चीज आपकी जो केमोथेरेपी के बाद में जो रूट फॉलिकल्स है, हेयर के फॉलिकल्स है, उसको रिजनरेशन के लिए इतना सुंदर रिजल्ट है इसका कि उसके साथ में फिर मैं बाकी का शैम्पू एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो देती हूँ। और हेयर रिजनरेट तो होता है, ये सबको मैंने बताया हुआ है कि पोस्ट केमोथेरेपी भी जो बाइडनेस है वो के लिए होता है। एक पेशेंट में अभी आपको फोटो में भेजूंगी, शी इज पोस्ट केमो पोस्ट ऑपरेटिव एंड लास्ट स्टेज अभी आई है, कल ही कंसल्ट आपके दौरान ही मेरा कंसल्टेशन चल रहा था। 3 से 5 केमो में उसका कंप्लीट बाल झड़ चुका है, शी इज जस्ट 52, बहुत यंग एज पेशेंट है। तो उसमें भी मैं वही प्लान कर रही हूँ। लेकिन एक और चीज है इसका, जो कैंडिडा अल्बिकांस, मतलब कैंडिडियासिस जो इन्फेक्शन रहता है, मतलब पर वजाइनल जो हमारा योनि प्रदर है और उसमें भी कफज प्रादुर्भाव या फिर फॉल स्मेलिंग है या सिक्रीशंस वाइटिश है और उसके साथ में बैक सीवियर, तो आप वहां पे भी जहाँ पे भी व्रण शोथ पे कार्य करना है, व्रणग्न करके आपको कार्य चाहिए, वहां पे रोपण करके कार्य चाहिए, आप इसके ऑयल का पीछू रखिए, इसे क्लीनिंग करिए, इसे ड्रेसिंग करके यूज करिए, यू विल गेट वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। ये 3 चीजें मुझे बतानी थी सर। बाकी आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग ऑल द नॉलेज ऑफ द ग्रंथ। थैंक यू चलिए, इस पे आदरणीय महेंद्र सर, आप भी कुछ बता दीजिए सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर सर। इसका एक तो तेल का प्रयोग करते हैं हम, और एक इसका बीज का प्रयोग करते हैं। तो तेल का प्रयोग एक तो जैसे जो अपन का दसम तंत्र का चूर्ण है उसमें मिला के इस तेल को मालिश करते हैं तो पायरिया वगैरह में बहुत अच्छा आराम करता है ये। और एक तेल का प्रयोग करते हैं अपन उधर के कृमियों के लिए, उसमें करीबन 5-6 ml के करीब उसको पिला देते हैं तो उसमें कीड़े अपने आप ही मर के निकल जाते हैं, कि दोनों काम कर लेता है, कृमियों को मार भी देता है और विरेचन भी कर लेता है। इसके अलावा कान का जो श्राप बहता है कर्ण श्राप में, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं सर। और एक इसका प्रयोग जो यकृत वृद्धि के लिए है उसमें भी ये काम करता है। और बीज का चूर्ण यदि शोथ हो, किसी कफज शोथ, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और असमरी के लिए यदि शहद के साथ में इसका प्रयोग किया जाए, कफज असमरी इसमें हो, तो उसमें भी ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में वृद्धि रोग में वैसे तो आपने सारा कुछ बता दिया, विषम ज्वर में अपन सब लोग इसको करीब करीब प्रयोग करते ही हैं। एक इसका प्रयोग करते हैं अपन अपस्मार में, जो ये कफज अपस्मार होता है, उसमें यदि इसके पत्तों का रस पिलाया जाए तो कुछ दिन में ही, मतलब कोई भी दवाई नहीं थी, मैंने तो उसको यही बता दिया, लेकिन उस पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिला इससे। 10-12 दिन में ही उसको काफी रिलीफ मिल गया उससे।
तो इस तरह से अलग अलग तरह से अपन इसके तेल का और इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके छाल का भी प्रयोग करते ही हैं और पत्तों का प्रयोग अपन खूब सारा करते हैं। तो इस तरह इसको अलग अलग प्रकार से अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैडम ने बताया प्रदर में जो कपज प्रदर जैसा श्वेत प्रदर वगैरह है, उसमें इसको यदि शहद के साथ में इसका काढ़ा बना के दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा आराम करता है। डायबिटीज में यदि इसके बीजों का जो चूर्ण है वो यदि अपन काम करते हैं तो वो साथ में पेशाब का इन्फेक्शन वगैरह भी खत्म कर देता है। पेशाब की जो मात्रा है, आपने जैसा बताया था कसाय रस से ही अपना मात्रा भी उसमें कम कर देता है। तो इस तरह इसको अलग अलग प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर इसके आभ्यंतर प्रयोग को आप काढ़े में कैसे यूज करते हैं, मतलब इसका अपने अनुभव देखा है जो आपने यूरेट्रिक कैलकुलाई का बताया मूत्र अश्मरी, तो उसमें कितना दिन तक कैसे काढ़ा देना है, सिर्फ पत्र का काढ़ा देना है? क्योंकि मैंने आभ्यंतर अश्मरी कभी में मैडम दोनों चीजें काम ले सकते हैं अपन। जो मज्जा का चूर्ण है वो भी रिजल्ट देता है, लेकिन अश्मरी कफज हो और साथ में कई बार इन्फेक्शन होता है उसमें हल्की भारी जल में पित्त के लक्षण तो मिलते हैं, लेकिन इतने लक्षण नहीं मिलते पित्त के। तो उसमें अपन इसकी जो मज्जा जो बीज का चूर्ण है वो भी काम लेते हैं और साथ में उसका जो छाल का जो काढ़ा है उससे भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन रिजल्ट लाने में करीबन आप ये मान के चलो कि महीने 1.5 महीने लग जाता है उसमें मैडम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि बहुत कड़वा रहता है ना, लोग लेने के लिए डिनाई करते हैं। इसका ऑयल भी लगाने के लिए लोग नहीं बोलते, लेकिन बहुत सुंदर कार्य है इसका, सोरियासिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ऑयल तो बहुत ही मैडम खूब लगाते हैं। हाँ, एक इसका प्रयोग ऑयल का और करते हैं हम कि जैसे तेल लिया और तेल में बराबर की मात्रा में नींबू का रस मिला दिया और नींबू का रस मिला के उसको अपन ने जैसे मिक्सी वगैरह में चला के और फिर एक लोशन से तैयार हो जाता है वो। उस लोशन को यदि अपन जो ये चेहरे पे युवान फड़का वगैरह ये जो झाई वगैरह सी होती है इनमें यदि लगाते हैं तो उसका बहुत अच्छी रिजल्ट मिलता है। वो चौथे पांचवें दिन ही पेशेंट को रिलीफ होने लग जाता है उसमें मैडम। वाह सर, वाह, गुड, अच्छा अनुरिता लगता है मैम, सबको। सोरेसिस में कैसे यूज कर सकते हैं? मैडम मैं सोरियासिस में मतलब स्किन की कोई भी डिसीज में जहाँ पे मुझे रिजल्ट, मेरा पेशेंस मैडम सिर्फ 1 हफ्ते से 2 हफ्ता है। क्रिटिकल कंसल्टेंट हूँ तो मेरे में पेशेंस भी उतना ही है कि जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ मैडम, सोरियासिस का सबसे पहले ये देखना है कि हमारे हिसाब से जो भी स्किन डिसीज है उसके पहले तो हेतु और दृष्टि कैसी है। 20 साल, 10 साल, 15 साल अगर पुराना कोई भी स्किन डिसीज है, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा उसको जब तक आप उसका रक्त शुद्धि, रक्त प्रसादन और उसका कोष्ठ शुद्धि नहीं करते, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके साथ में इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप देते हो तो आपको सोरियासिस, और एप्लीकेशन को दे दीजिए। जो ड्राई सोरियासिस है मैडम, इतना पेशेंट आपको थैंक्स बोलेगा। इवन इन ठंडियों में देखिए, अपने को ड्राई स्किन होती तो कुछ लोगों को ना पर्टिकुलरली प्राइवेट एरिया या एनल एरिया या फिर बैक एरिया जहाँ पे दुर्गम फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे होने का ज्यादा चांसेस है, जहाँ पे अपनी स्किन फोल्ड होती है, आप वहां पे ना एज अ लोशन उसको लगाएं। और अभी सर ने तो बहुत बढ़िया मुझे एक नुस्खा दिया कि आप नींबू समान मात्रा में नींबू का ये करके, तो वो भी मैं करके देखूंगी। लेकिन सोरियासिस में इसको एप्लीकेशन एज एन जहाँ पे कफ वात संप्राप्ति, कफ संप्राप्ति, बस पित्त प्रधानता में मुझे भी इसके रिजल्ट नहीं देखे, तो मुझे वहां पे जो है थोड़ा सा ऑयलेशन चेंज करना पड़ता है, या फिर मुझे जैसे महामरी चलिए वो और ज्यादा हायर लेवल पे अगर है तो उसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सोरियासिस में करंज तेल है, महामरीचा दी है, उसके साथ में शोधन रोपण तेल जख्म के लिए, ये मेरे फर्स्ट टाइम ऑफ रेफरेंस है। मैं एप्लीकेशन के लिए भी देती हूँ। अब तक मैंने बस्ती में यूज नहीं किया है, इसके रेफरेंसेस एक्चुअली मिले हैं मात्रा बस्ती में देखना चाहती हूँ, लेकिन बिकॉज जो चीजें मैं खुद नहीं बनाती हूँ या मेरे इसमें नहीं बनती तो मुझे थोड़ा सा टेंशन रहता है कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल मिलना चाहिए। तो अगर मुझे जीएमपी सर्टिफाइड अच्छा ऑयल मिलेगा तो मैं इंटरनल बस्ती में, लेकिन अब तक मैंने इवन बर्न वुंड में भी और सोरियासिस में भी मैंने इसको अप्लाई करने के लिए बोला है। जख्म में इसका पूरण किया है, पूरण, पूरण मतलब कंप्लीटली उस ऑयल का सॉफ्ट जो भी भिगो के, गॉस पीस भिगो के वहां पे रखा है। मतलब मैं आज आपको वुंड भेजती हूँ, गैंग्रीनस वुंड कैसे रहते हैं, मतलब गैंग्रीन का ऑपरेशन किया, उंगली निकाला, फिर दूसरी उंगली को गैंग्रीन हुआ और उसका एम्पुटेशन बताया, 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो पूरा पैर काटना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में भी मैं रिस्क ले लेती हूँ। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर गोइंग ऑन अ वेरी करेक्ट टाइम। ऑब्जर्वेशन बहुत, आपको अंडर योर ऑब्जर्वेशन कम से कम 42 घंटा से 72 घंटा केस होनी चाहिए, तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और मैं एम थैंकफुल टू माई पेशेंट, मेरे पेशेंट मेरी बातचीत भी सुनते हैं, वो बॉम्बे रहने दो, दिल्ली रहने दो, नहीं तो लंदन रहने दो, उनको मेरा सुनना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से उनको अंडर ऑब्जर्वेशन आप मेडिसिन क्या दे रहे हो, इंटरनल इंटेक क्या दे रहे हो, विरेचन उसका हो रहा है क्या, उसका कोष्ठ क्लियर होना चाहिए। तो उसके साथ में जब आप एप्लीकेशन देते हो
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सोरियासिस में अप्लाई करने के लिए दो। सोरियासिस की कोई भी कंडीशन है जो पर्टिकुलरली फ्लेकी, जिसमें आपके पापुद्रे निकल के गिर रहे हैं और आप कितना भी ट्रीटमेंट देते हो तो कुछ दिन के बाद में वो रिवर्स हो जाता है, ऐसे इसमें संप्राप्ति बहुत कठिन रहती है, संप्राप्ति भंग करना, क्योंकि उसके हेतु बहुत पुराने रहते हैं। और हमेशा आपको मांसदुष्टि, मेददुष्टि और रक्तदुष्टि तीनों इकट्ठा जहाँ पे मिलेंगे वहां पे सोरियासिस हमेशा दुर्दम रहेगा। वहां पे आपको रिकवरी, आप कितना भी कर्म करें, शोधन शमन चिकित्सा दे, तो बहुत रिजल्ट देने में दिक्कत आती है। तो वहां पे आप करंज तेल यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो जले हुए व्रण है, मतलब जो बोलते हैं ना बर्न वुंड्स, बर्न वुंड्स में मतलब मैं वैसे सिर्फ कुमारी यूज करती हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट यूरस एलोवेरा जेली। लेकिन उसमें भी जहाँ पे दाग धब्बे, या अभी सर ने जैसे झाइयां वर्ड यूज किया, तो जहाँ पे जख्म हो गया है लेकिन हील होने के बाद में उसका दाग धब्बा रहता है, तो कॉस्मेटिक पर्पज में मैं करंज तेल के साथ में कभी कुमकुमादि, या फिर कभी हरिद्रादि, या फिर कभी ऐसे ऑयल के कॉम्बिनेशन करके वहां पे डीपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में यंगस्टर बच्चे या कुछ मॉडल्स वगैरह मेरे ऑर्गेनिक हीलिंग में आते हैं, तो उसमें आपको वर्ण्य कार्य बहुत अच्छा दिखता है। बट सोरियासिस इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप किसी को भी ड्राई सोरियासिस, फ्लेकी सोरियासिस, खुजली नहीं जा रही है, जो भी ग्रोइन एरिया या अंडर आर्म या ऐसी जगह पे, तो आप उसको लगा के उसको बोलिए कि खुला रखना है, 15 मिनट 10 मिनट उस तेल को रीसने देना है, और उसका महक आता है तो आपका नाइट बेस्ट जो भी है वो एक ही रखिए। काफी जगह पे इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं होता अपने आयुर्वेद का कि तेलों को महक आती है। मैम, जो नेचुरल है वो नेचुरली यूज होना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह यूज करके कोई फायदा नहीं। ओके, थैंक यू मैम। मेरा एक पेशेंट चल रहा है, लेकिन उनमें हाँ थोड़ा रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, इचिंग है, तो मैं मालत्यादि यूज तेल कर रही हूँ, मालत्यादि मैडम, तेल। आप यहाँ पे क्या करिए, आपका ये कंडीशन चालू रहने दीजिए। अगर पैटिकता है तो आप हाँ। उसको विरेचन दीजिए, भले मृदु मृदु दीजिए। आप विपत्तिकर भी देते हैं, आप मृदु विरेचन भी देते, तो भी क्या होगा, उसका सार्वदेहिक पित्त भी कम होगा। और स्थानिक पित्त दृष्टि के लिए जो मेरा मेरा राम, क्योंकि मैंने वैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई हैव वेरी लेस पेशेंट, मैं इमीडिएटली क्या करती हूँ, आजू बाजू से 26 नंबर नीडल लेने का, अगर वो मर्म का स्थान नहीं है तो मर्म के स्थान को छोड़ के उसके 2-4 प्रिक आप लीजिए। फिर वो हेयर का रहने दीजिए, कहीं का भी इन्फेक्शन रहने दीजिए, कितने भी, मैं तो आंखों के बाजू के इन्फेक्शन को भी सिर्फ शंख मर्म को बचाती हूँ, लेकिन अपांग और शंख को बचाना जरूरी होता है। ऐसे मर्म के एरिया को छोड़ के आप वेधन कर्म करिए। जैसे वेधन कर्म करेंगे उसका दाह खत्म हो जाएगा। आप जो रिजल्ट 15 दिन में आपको मिलेगा, वो रिजल्ट आपको कुछ घंटों में उसका स्थानिक पित्त कम हो जाएगा। जैसे स्थानिक पित्त कम होता है, सार्वदेहिक पित्त कम होता है, उसके लक्षण आपको मिलते हैं, उसके बाद में यूज करिए करंज तेल। और हमेशा कभी भी मिक्सर मत यूज करिए। हम आयुर्वेद लोग यही गलती करते हैं, सब चीज का एकदम भंडार अंदर डाल, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, नहीं। यूज मालती तेल तो यूज मालती एंड देन स्टॉप इट, यूज करंज तेल, सी फॉर 3 days, एंड कॉम्बिनेशन करके फोटो जो भी आपके पास में अच्छी जूम वाला पिक्चोग्राफ है उसके अंदर का ग्रेजुलेशन देखिए, हीलिंग देखिए, खुद स्टडी करिए, और फिर उसके बाद में तय करिए कि बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे है, तो ऐसे करिए। ठीक है? ओके, चलेगा। थैंक यू मैम। यस यस। मैडम मैंने इसका जो प्रयोग किया वो कज्जली के साथ में किया, बराबर की साथ में, और सिर में था उसके सोरासिस और बहुत पुराना था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उससे। और साथ में मेडिसिन तो चली थी, खैर भीतर में दी थी मैं, और दवाइयां तो, लेकिन साथ में इसका रिजल्ट जो लोकल में मैंने उपयोग किया वो कज्जली के साथ में प्रयोग किया इसको, तो उससे उसकी खुजली और निशान बहुत जल्दी कम होते हो गए। सिर में था उसके बहुत ज्यादा था, 5-6 साल से, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट था मैडम इसका। यस, वेरी गुड। और क्या है ना, जिसको जमाइयाँ बहुत आती हैं, जमाई में इसका काढ़ा पिला दीजिए, देखिए जमाई बंद हो जाएगा। और अगर ना हाइड्रोसिल है तो इसके पत्तों को बांध दीजिए वहां पे, फिर बंद बांध दीजिए, तो वो हाइड्रोसिल में बहुत अच्छा फायदा करता है। ये मैंने अपने सर से देखा है, सर के पास जाके देखा है, बहुत जमाई में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। यॉर्निंग करते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा जमाई लेते हैं निद्रा वेग रोकने से, तो जमाई एक ऐसा वेग भी है। सर, आप जम्भाई की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो बहुत स्ट्रेंज ही बताया आपने, क्योंकि मेरे सच पास में ना में। हिक्का का कोई, अच्छा हिक्का की केस थी सर मेरे पास में, किडनी फेलियर और हिक्का उसका बंद नहीं हो रहा था। मैंने, वो बात अलग है कि मैंने बस्ती दे दिया, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा चीज किया सर बता के। सर इसका कैसे है ना सर, 10 से 15 ml अगर आपने कुनकुना करके हर एक बार आपने अगर जेंटल मसाज किया,
कम से कम 10 से 15 मिनट ये खुला रहना चाहिए, तभी आपको दिन में 2 बार है। और अगर आपको स्वेदन करना है ना, तो ऑयलेशन लगा लीजिए, और फिर उस जगह पे जो भी है ना कुनकुना पानी, या फिर कोई गर्म कपड़ा, या फिर जीरा, हम जैसे पोटली स्वेद ये देते हैं ना, तो वैसे उसको कवर करके आप उसको वार्म दीजिए, मतलब गर्माश दीजिए 10 मिनट तक। तब भी आपको दिखेगा कि वातज जो भी संप्राप्तियां है ना वहां पे, या कफज संप्राप्तियां है, तो ये और पेनेट्रेट होता है, एनहांस होता है। क्योंकि मुझे कोई ना कोई कार्टूनगिरी करने का आदत है सर, तो मैं ये सारी चीजें करके देखती हूँ कि जहाँ पे अपने को जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहां पे अगर ऊपर से नई स्किन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो वहां पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन करके रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहां पे कोई भी गर्म चीज से, कोई एक कॉटन बैंडेज रख दीजिए, कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर गर्म कीजिएगा, कोई गर्म चीज रखिएगा। फिर वो हॉट फॉर्मुलेशन बैग है, या फिर कोई गर्म आपका ईट है, या फिर कोई भी आपकी जो चीज जिससे गर्माश मिले, सर 10 मिनट तक आप करेंगे ना, पेनेट्रेशन भी एनहांस मिलता है, और सबसे मेन चीज मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। स्पेशली सर एक और चीज है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी के बाद में जो लेडीज है ना, उनकी जख्म वो एपिजियोटॉमी रहने दीजिए, या फिर बाकी का तो उसमें है ना, या फिर अगर सिजेरियन सेक्शन की है सर, उसमें आप स्वेदन में इसकी पत्तियां डालिए, या फिर ऑयल डालिए, और फिर उसके बाद में इसका स्वेदन दीजिए सर काढ़े का, और उसका बाष्प स्वेद दीजिए सर, यू गेट वेरी गुड एंटीबायोटिक रिजल्ट, एंटी फंगल रिजल्ट। ओपन वुंड रहने दीजिए, या बाकी का एलर्जीज रहने दीजिए, एलर्जिक पैच रहने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है छोटा बेबी है, तो इसका क्योंकि ये तिक्त कट होने की वजह से इसको थोड़ा सा अपने तिल तिल में इसका, या घी में इसका सॉल्यूशन या कुछ ऐसे बना के उसको थोड़ा माइल्ड करके, फिर वहां पे जो सेंसेशन, जहाँ पे आपको एलर्जीज वगैरह दिख रही है, तो वहां पे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और छोटे बेबी को अगर आपको जब ये स्किन डिसीज चिकन पॉक्स वगैरह होके जाता है, तो स्किन के दाग धब्बे रहते हैं ना, या फिर किन 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 लोगों को ना अक्टूबर के बाद में जब ऋतु चेंज होते हैं ना, तो बॉडी को अपने आप खुजली आती है, दिखता कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली सार्वधिक पित्त की वजह से भी होता है, या तिर्यक कमी रक्त पित्त की वजह से भी होता है। लेकिन वहां पे अगर ऑयल में आपके जो बाथिंग वाटर है, बाथ वाटर, उसमें आप 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए सर, और फिर नहाइए सर, यू कैन सजेस्ट देम, उनका ईचिंग बंद हो जाता है सर, बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। तो ये भी करके आप देखिए, मतलब मुझे कॉस्मेटिक ये सारी चीजों में रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैंने शेयर किया सर। और इसका जो दुर्गंध युक्त व्रण शुद्धि के लिए भी प्रयोग होता है। जो नॉन लिंग वुंड है वो आपने बता ही दिया। नाड़ी व्रण होता है, उसमें इसके मूल का स्वरस को नाड़ी व्रण में भरने के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर आमवात की पीड़ा हो रही है, संधिवात हो रहा है, वातिक पीड़ा होती है, तो पत्तों को तेल में, सरसों का तेल या महाविषगत तेल या महानारायण तेल में फ्राई करके, हल्का 50% फ्राई करके, और फिर बांध देते हैं, तो आमवात की पीड़ा भी कम होती है, वातिक पीड़ा भी ठीक होती है, संधिवात भी ठीक होता है, पेन कम हो जाता है। तो जैसे दद्रु है, पामा है, विचर्चिका है, विसर्प है, सिर में खुजली आ रही है, तो और परिसर्प, हर्पिस है, उन सब में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। त्वचा के हर बीमारी में अगर इसके इतना जितना ये लिया उतना ही नींबू का रस मिला के और फिर प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बीजों का तेल है वो कृमिघ्न है, और जो पैरासाइट्स है बॉडी में उसको ये नष्ट करता है। जो हुक वॉर्म है, टेप वॉर्म है, जो भी वर्म्स होते हैं उसको नष्ट करता है, व्रण का रोपण भी करता है। कुष्ठग्न ने भी बताया, कृमिक ने भी बताया है। व्रण, इंटरनल वुंड्स अगर होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे में, तो ये इंटरनल वुंड्स को भी हील करता है, व्रण रोपण कार्य करता है, पाचन भी करता है। त्वचा के इंटरनल त्वचा हो गया या बाह्य त्वचा हो गया, सभी में ये बहुत अच्छा काम करता है। और आप लोग कुछ बताइए। शीत पित्त में पत्तों का स्वरस दही और नमक और काली मिर्च के साथ देते हैं खाने के लिए। स्वरस, दही, नमक और काली मिर्च, तो ये पूरी तरह से शीत पित्त को ठीक कर देता है। सर अगर कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड है, या एमडी का कोई स्टूडेंट है, या सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं ना सर, उसमें के अंदर की पोटेंसी जो है करंज तेल, क्योंकि मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट स्किन तेल है, तो इसके फाइटोकेमिकल्स में ना पोंगेमिया पिनाटा इसका नाम है, लेकिन इसके अंदर का करंजनिन एंड पैंगोमोल, एंड इसके अंदर के कुछ ऐसे लिनोलिक एसिड और ऐसे कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जो फैटी एसिड्स के फॉर्मेट में, मतलब स्किन का बैरियर रिपेयर करते हैं सर। ये क्या करते हैं, जो अपनी सेल्यूलर मेम्ब्रेन है ना उसको करेक्शन फॉर्मूला देते हैं। तो इसके अंदर का पामेटिक एसिड और लिनोलिक एसिड, मैंने मेरे वक्त में, मेरे यूजी के वक्त में बहुत स्टडी किया था सर, क्योंकि मैं वहां पे देखती थी ना, तो इसके ऊपर पक्का काम करिएगा। एक और चीज है, इसके अंदर के टैनिन जो है, हमारा जो त्रिफला, हरिद्रा और ये चीजें अगर इनके साथ में ऐड करके करंज को दे दिया जाए ना सर,
तो डायबिटिक उनमें इतना बूस्टिंग वुंड हीलिंग मिलता है, बहुत फास्ट। माइक्रोबियल ग्रोथ रुक ही जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। और अभ्यंतर आपने बोला है तो मैंने आज तक तो नहीं लिया है सर काढ़ा, क्योंकि लोग लेते नहीं है, बट आई ट्राई कि मैं इसके पत्र का काढ़ा और आपने जो बोला इंटरनल, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि एलिफेंटाइसिस वैसे चला गया, लेकिन मेरे पास में 2 केसेस है, उनको इसका काढ़ा क्रोमिग्न करके दो, देखिए। अच्छा, आप ये बताइए, आपको द्रव्य गुण किसने पढ़ाया था सेकंड ईयर में? नेसरी मैडम सर। हाँ, वो क्योंकि मुझे द्रव्य वही गुण मैं वही वही मैं सुनना चाहता हूँ। नेसरी मैडम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की वो डायरेक्टर थी, अभी जामनगर में है मैम। आज भी वो इसलिए रिस्पेक्ट देती है सर, और आज भी पहचान देती है इतने बड़े होने के बावजूद। वेरी मैं ग्रेट, वही वेरी। आपके मुंह से वही सुनना चाहता था, आपको उन्होंने ही पढ़ाया था। यस। चलिए, मुझे आदरणीय और एक गुड जितेंद्र। न्यूज देनी थी सर हाँ, बताइए। आपका। So my 2 cases, one of is a cardiac reversal and one is cancer reversal, youngest age, breast reversal. ये 2 केस सिलेक्ट हुई है सीफा के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और अरे मैं वाह, वियतनाम जा रही हूँ सर ये मंथ एंड में। आई एम अ वियतनाम जा पैनल रही हैं फॉर। आप? वाह, हाँ जी सर। सब लोग बधाई एंड दीजिए। दोस्त, अंजना थैंक यू मैडम भी, सर, थैंक यू। सब लोग बधाई दीजिए अंजना मैम वियतनाम। है, अरे गुरु अंजना वर्य मैडम है यहाँ पे, आपने बता। कंग्रेचुलेशन मैडम। नमस्ते अंजना, थैंक यू सर, थैंक यू। अंजना मैम नमस्ते, नमस्कार बहुत स्वीकार बहुत की। बधाई हो मैडम, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत थैंक अच्छा यू लगा मैम। सुन के, बहुत अच्छा लगा। मैडम और आगे मुझे बढ़िए जी अच्छा मैडम। अच्छा जी तब लगेगा मैडम जब 8 कंट्रीज आयुर्वेद को साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से या एक्सेप्ट करेगी एज सही एन बात है। पैथी। तो मैं जी ये एक्चुअली नेचुरोपैथ और आयुर्वेद एंड इसका ये सेशन था, तो मुझे लगा नहीं था कि उन्होंने कहा था कि कोई केस प्रेजेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ नेचुरोपैथी और इस पे बात। मैंने कहा नहीं, मेरा पैथी आयुर्वेदिक है, अगर करना है। मैडम मैं 2 हाँ, सेशन के लिए पैनलिस्ट भी हूँ वहाँ पे, और 8 अच्छा कंट्रीज अच्छा। आ रही। अरे वाह, थैंक यू अरे वेरी वाह, मच। अरे वाह, मजा आया मैम, खुशी थैंक हो यू। रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, अच्छा लगा, थैंक अच्छा यू। लगा, जी जी। थैंक बहुत मेहनत कर रहे हो आप, अच्छा लगता भी है। अच्छा यू लगता है। मैडम, आखिर तक करना है जब तक आयुर्वेद को मेन पैथी ना बना दूं, और कोई हॉस्पिटल्स और इंटरनेशनल चीजें में लोग एक्सेप्ट ना करें कि यस आयुर्वेदा के सिवा कुछ भी नहीं। ये मेरा प्रण है। अरविंद सर को तो मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, हॉस्पिटल बना के इनको ही छोड़ना छोड़ना ही नहीं है, इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग। है। जी जी जी, यही तो है सबकी प्रेरणा। जी जी। मैडम मैडम जी आपको एक केस याद है, पता नहीं, एक बीएचयू से केस रिजेक्ट हुई थी, एंड हाँ लास्ट हाँ स्टेज हाँ बोला था कुछ दिन ही बचे, याद है? उसके बाद हाँ में हाँ हमारी बात हुई थी, एंड हाँ, आपने, हुई थी, थैंक यू हाँ, वेरी मच, आपने मेरे शब्द को ये किया था। मैडम वो हम्म। केस मैंने आज भी जिंदा रखी, मेरे बॉम्बे में एडमिट है। मुझे बुरी अच्छा, बात ये लगती कि पोद्दार ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो बीएचयू ने कोई बड़ी बात नहीं की थी। जी मैडम जी उसको जी। मैंने सी मार्कर 39 तक लाया है, उसका अच्छा व्रण अच्छा 100% नहीं हुआ है, लेकिन मेटास्टेसिस रोक दिया है। और सबसे अच्छा। मेन चीज, वो पेइंग नहीं थी, हम्म। आपको तो मालूम है, तो मैंने मेरे एंजल की तरफ से 40% एंड जी 20% ऐसे इधर उधर से लेके उनको कहीं और एडमिट रख के, लेकिन वो जी। पेशेंट मेरे मुंबई में है, और आज 4 साल हो गए मैंने उसको सस्टेन हाँ किया। हो शी इज गया। ईटिंग वेल, शी इज मूविंग। हाँ मैं उसको पक्का आपके पास में भेजूंगी मैम। बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या था ना, हमारे जो प्रसूति विभाग है तो हमारे पास लिमिटेशंस रहती है ना, कि हम क्योंकि यस हम यस गवर्नमेंट यस सेक्टर में है तो लिमिटेशंस रहती है। तो सर्जरी वालों ने मैडम, उनसे उन्होंने ये। मेटास्टेसिस देख के मेरे पोदार वालों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे कितना तकलीफ हुआ अब होगा आप कि मैं समझ ही पोदार सकते हो, में। तो फिर जी जी, बीएचयू वाले तो फिर। लेकिन मैडम मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैंने उसको सस्टेन किया, एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग दैट केस बहुत आल्सो। अच्छी बात है मैडम, यही यही तो एक आपकी खासी बात है। पेशेंट के मैं साथ अब थर्ड, एकदम आत्मीय आत्मीय आपका एक रिलेशन हाँ, होता है पेशेंट से, और यही सबसे आगे बढ़ता है। चरक ने यही बोला है, जब तक उसकी आत्मा में हम नहीं उतरेंगे ना, हम ठीक कर ही नहीं पाएंगे। तो यही इवन आपकी मैडम उसका बहुत खासियत है मेटास्टेसिस से जी। उसकी बोन की रीढ़ की हड्डी जो गल चुकी थी, शी इज वॉकिंग जी मैडम, जो बेड रिडन हो गई थी, तो हाँ, तो बीएचयू से चल आने रही के है जी। 1 साल तो हो गया हाँ मैडम उसको ट्रीट कर, लेकिन हाँ, हो गया ट्रीटमेंट हाँ। जैसे नॉर्मल पेशेंट का नहीं चल रहा है मैडम, अभी भी चल रहा है, क्योंकि पेन नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो मुझे लग जाता है, रहा था बट कि शी। पिछले साल इसी मंथ में सितंबर अक्टूबर में आपने भेजा था उसको बनारस मेरे यस पास। मैम, और बीएचयू में मालूम है मैडम उनको क्या बोला था? इनको ये सब कुछ खत्म हो गया आयुर्वेद के हिसाब से, तो इन्होंने सब कबाड़ा कर दिया, अभी तो कुछ दिन बचे इनके पास में, इनको घर पे लेके जाए। तो रोती जी हुई आई थी मैडम, मुझे जिंदा रहना जी है। एंड गुड जी न्यूज ये कि उसका सेकेंड ईयर का मेरा जो स्टूडेंट है वो भी जी पास हो जी। गया है, जबकि वो उसकी मम्मी बीमार थी, वो एग्जाम के 10 दिन पहले गया, और मैंने उसको ऑनलाइन सिखाया था सेकेंड ईयर, जबकि मैं फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सिखाती हूँ। वो भी पास हो गया मैम, तो कांग्रेचुलेशन, डबल डबल। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं सही में। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू टू यू मैम। अरविंद सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स।
हाँ, से अभी बहुत वीना मैडम और जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। वीना मैडम, आपका सुनना है। अनुरिता जी ने इतना कितना अच्छा अच्छा बोल दिया, तो मैं क्या बोलूं उसके आगे सर। मैं आप कैसे फील करती है? ये डायलिसिस, रीनल फेल्यूर में डायलिसिस जब चलता है तो कभी कभी पेशेंट में बहुत खुजली आती है, बहुत कंडू होता है, तो Exact. तभी भी करंज तेल मैं यूज करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से उसका रिजल्ट आता है। उसके साथ ड्राई पाउडर बाकी सब मैं लगाने को बाहर से देती हूँ। सारीवा करंज तेल लगाने के बाद में वो बिल्कुल अच्छी तरह से। और श्वास में गर्म पानी के साथ मैं पहले हमेशा तिल तेल गर्म पानी, क्योंकि कंजेशन हुआ होता है वातज कास में, बहुत ज्यादा टाइम ऐसा तैल मैं गर्म पानी के साथ पीने को देती हूँ, तो कफ जो स्त्यानता है कफ की वो कम हो जाती है। और इंद्रलुप्त में और पायोरिया में तो मैं खदीर और करंज इसका काढ़ा बना के, कड़वा बहुत रहता है मगर करंज थोड़ा कम यूज करके, पत्ते उसके करंज के पत्ते और खदीर इसका काढ़ा बना के या क्या बोलते उसको मुंह में रखना, गंडूश गंडूश के लिए देती हूँ सर। और एक थोड़ा अलग इसका उपयोग मैं और एक करती हूँ कि ज्वरघ्न काम, छोटे बच्चे जब आते हैं तो करंज मूल साहन के ऊपर उसका गंध निकाल के ज्वरघ्न भी काम करता है छोटे बच्चों में। जब कृमिज ज्वर है तभी इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से, मूल का गंध चाटने से मधु के साथ वो बिल्कुल कम हो जाता है ज्वर। ये दो तीन प्रकार थोड़े अलग है तो इसलिए मैंने बोल दिए। बाकी सब प्रकार के स्किन डिसीज में अभी जो महेंद्र सर ने बोल दिया ना कि करंज तेल, नींबू का रस, भीमसेनी कापूर और गंधक, गंधक नहीं मिला तो मैं उसमें गंधक रसायन मिला के उसका मलम जैसा तैयार हो जाता है, तो सभी प्रकार के स्किन डिसीज में ये लगाने को मैं देती हूँ। और मैं बस्ती में भी इसका यूज करती हूँ थोड़ा, अन्य जब कृमिज बस्ती देने से उसके साथ में, और कुछ तो भी तेल मिला के मात्रा बस्ती में इसका करंज तेल का मैं यूज करती हूँ, बस्ती का। बहुत ओके, अच्छा थैंक यू। बताया। आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर ये बहुत अच्छा बताया आपने, और अनुरिता मैडम, बीना मैडम भी, महेंद्र सर ने बहुत अच्छा अच्छा बताया। सर ये करंज का हमेशा तो प्रयोग सर मैंने किया है। सर ये जिनको जो मुख में ज्यादा छाल पड़ जाते हैं, जो पायोरिया हो जाता है, जो फाउल स्मेल आता है मुख से, तो जो करंज का जो दंतवन होता है उनको उनका ब्रांच का जो हमारा कर्णनिका की तरह ठीक को लेकर सुबह और शाम को दांत को मांजने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हमने मछली दांत खींचते हैं उनमें से ठीक हो जाता है। जो मैम ने बताया उनका प्रयोग जो पुत्ती नस्य में जो एट्रोफिक राइनाइटिस बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उनका नस्य लेने से बहुत अच्छा मिलता है। और सर हमेशा उनका प्रयोग तो उड़ीसा में ज्यादा ही करंज का प्रयोग होता है तेल का। जब कहीं भी स्किन का डिजॉर्डर हो, यदि या वो बिचर्चिका है या कंडू है, वो सब में करंज का तेल को लेप देने से बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी देखा जाता है जो हाइपोथायराइडिज्म में जो पाँव और जो हमारा जो पाम है जो हाथ का, वो जो कभी कभी ठंडक हो जाता है, तो इससे
करंज का तेल का लेप लगाने से जल्दी जल्दी उनका उष्णता आ जाता है और बहुत भी अच्छा लगता है। और उस सारे आपने भी बताया, हमने भी दे के दिखाए। आपने बताया जो करंज के पुष्प को पीस कर इंद्रलुप्त में लगाने से, हमने भी उनका प्रयोग किया है सर। उनका तेल जहाँ इंद्रलुप्त हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन से, तो लगा के दिखा है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उनमें सुधार भी आ सकता है सर। और उसका कृमि में भी उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सर इसका प्रयोग यहाँ से उड़ीसा में भी हो जाता है स्किन में, कहीं जो ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन में भी उनका जो बार्क होता है उन पीस कर और थोड़ा सा पुल्टिस बनाकर लगा देने से भी वो भी बहुत, जो स्किन में भी जो पायोडर्मा हो जाता है, छोटी छोटी घाव हो जाता है, उनका जो तेल का लेप से भी वो कई दिन में, 4-5 दिन में भी ठीक हो जाता है सर। बस इतना ही बताऊंगा सर। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हाँ, सर कल्पना ये मैडम बताइए। पूर्ण नशे में जो बताया है करंज का नस्य, सर ये तेल का नस्य देना है, सबरस का देना है, पत्तों के सबरस का? दोनों दोनों। पत्तों का स्वरस भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर हम जड़ का स्वरस भी डालें उससे भी फायदा होता है, लेकिन पत्ते ज्यादा अच्छा शिरोविरेचन करते हैं। सर वीना मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया। बस उनको ये कहना था, क्योंकि किडनी पेशेंट में जब इचिंग आता है ना, तो पर्टिकुलरली वो ड्राई स्किन बिकॉज ऑफ इरेगुलेशन ऑफ इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, कभी भी उसको इंटरनल कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक देना है तो पहले इलेक्ट्रोलाइट कर ले। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इंटर्न्स इनटू किडनी इंड्यूस कार्डियक्ट्रॉफी। लेकिन इम्यून सिस्टम और ये पोटेंशियल अगर नर्व प्रॉब्लम रहेगा तो बिलीव करिए सर, अवचूर्णन नस्य, जो आपको याद है एक साउथ इंडियन मैडम रहती थी जो पिछले साल आप आयुष दर्पण में बताती थी, उन्होंने बताया था, तब से मैंने ना चूर्ण बस्ती शुरू किया है विन्यासा सर, मैडम, किडनी फेलियर के। विन्यासा मैडम, हाँ, डॉक्टर विन्यासा मुझे याद सचिन। नहीं आ रहा, वी से नाम था उनका, वो साउथ इंडियन एक्सेंट वाली थी। विन्यासा तो मैडम मैंने एसएम कॉलेज से हैं, हसन कॉलेज से उनका SEM नंबर होगा तो उनको थैंक्स बोलिएगा। मैं किडनी फेलियर के एक डायलिसिस पेशेंट हूँ जो पिछले साल मैंने निकाला था, याद है सर, मुंबई में। वो पेशेंट आज भी हेल्दी है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, हिज HbA1c has gone नॉर्मल। लेकिन उनका अवचूर्णन बस्ती, मतलब अगर आप मात्रा बस्ती दे रहे तो 50 ml आपका अगर गोक्षुरादि तेल है, 50 ml अगर आपका क्षीरबला है, और उसमें आप जो भी है बीच में अवचूर्णन, पुनर्नवा और गोक्षुर, इस चूर्ण को डालें और फिर बाकी का सिरिंज करिए, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या फिर जो तेल आप गर्म कर रहे हैं या काढ़ा आप गर्म कर रहे हैं, उसको जब ठंडा हो जाएगा और आपको जो बस्ती देना है, तो उसके गर्म के ठंडे के प्रोसेस के वक्त में, गैस बंद होने के बाद में, उसके ऊपर चूर्ण डाल दीजिए। तो जितना वो गर्म होगा उस इसमें अच्छी तरह से मिला के फिर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर उनका। मैं कम से कम आप महीने ना का क्या 21 करिए, मात्रा बस्ती। मैंने ना उनको ग्रुप में ऐड कर दिया है, उनको थैंक यू बोल दीजिए आप। अभी मैंने ऐड कर दिया है, डॉक्टर विन्यासा, ओके, डॉक्टर विन्यासा विन्यासा फ्रॉम, मैम क्या? हाँ, रस शास्त्र में MD गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, हसन या कॉलेज, या SKM या कॉलेज। जी, बिल्कुल आप सर। ग्रुप में उनको या थैंक यू बोल दीजिए। मैं यस अभी यस यस सर, यस। या थैंक यू। तो वीना मैम को वही बोलना था, आप बिंदास ऐसे पेशेंट में बस्ती भी दीजिए, आप बहुत अच्छा बताती हो। और इतना मतलब अंजना मैडम के बाद में आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम मातृ माया और ममता के समान, एकदम प्यार से समझाती है आप। तो रियली थैंक्स टू यू वीना मैडम। अरे थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम हो गया है, और हम लोग 9 बजे फिर क्लिनिकल समाशा करेंगे। विन्यासा मैडम को मैंने ऐड कर दिया है, आप उनसे बात करिएगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।